नमस्कार दोस्तों, सुपर आईएएस की एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 5 है उसको आपके साथ कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का टाइटल है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसमें हम कुल मिला के जो अर्थ की मेजर डोमेन्स हैं यानी कि हाइड्रोस्फीयर, यानी कि लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बहुत ही ब्रीफली बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की और ओशन की डिस्ट्रीब्यूशन की, और उनके साथ जुड़े हुए जो भी प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में बातचीत भी करी जाएगी। इन तीनों डोमेन से मिलकर के जो डोमेन पैदा होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर, जहां पर बेसिकली लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में भी हम लोग ब्रीफली बात करेंगे। ऑल्सो बताना चाहूँगा, जो लोग हमारी सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, साथियों अगर आपने इसकी पहले की क्लासेस को नहीं देखा है और देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए हम लोग एक प्लेलिस्ट लेकर आए हैं। उस प्लेलिस्ट को जाकर के आप लोग रेफर कर सकते हैं। हमारी पुरानी सभी क्लासेस आपको उसी एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ऑल राइट, शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर मेरे अन्य लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू दैट, सो दैट आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने घर बैठकर इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हैं, उस केस में आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है सुपर कोचिंग। दोस्तों इस सुपर कोचिंग के माध्यम से एक सिंगल सब्सक्रिप्शन की मदद से आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसमें आपको डेली की ऑफलाइन कोचिंग वाली फीस देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको जो खर्चा आएगा दैट इज ओनली 30,000 रुपीज़ पर एनम, जिसमें अगेन आपको शुरू में 20% का डिस्काउंट दे रही है टेक्स्ट बुक। अगर आप लोग मेरा कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं, इफेक्टिव प्राइस जो आपको पड़ेगा दैट इज ओनली 24,000 रुपीज़ पर एनम, यानी कि अगर आप एक महीने में देखेंगे तो केवल 2,000 रुपये प्रति मंथ आपको यहाँ पे देते हुए पूरा का पूरा कोर्स जो है वो ऑफर किया जा रहा है। ऑल राइट, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन डायग्राम के माध्यम से अर्थ की जो 3 डोमेन्स होती हैं साथियों, उसमें एक आपके सामने एटमॉस्फेयर है, दूसरा आपके सामने लिथोस्फेयर है और तीसरा आपके सामने है हाइड्रोस्फेयर। जब ये तीनों डोमेन्स मिल जाती हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये तीनों डोमेन्स मिलती हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे ये तीनों डोमेन्स को एग्जिस्ट करती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर। अगर ये तीनों डोमेन्स को एग्जिस्ट करेंगी तभी जाकर के बायोस्फेयर जो है वहाँ पे पैदा होगा, और अगर बायोस्फीयर होगा तभी जाकर के आपको जो है वो जीवन देखने को मिलेगा। फिर भले वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, बायोस्फीयर के बगैर ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। ये देखिए यहाँ पर 3 मेन कंपोनेंट्स यानी कि 3 प्रमुख घटक हैं हमारे वातावरण के, जो कि मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और आपस में इंटरैक्शन भी करते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, विच इवेंचुअली गिव राइज टू समथिंग कॉल्ड एज द बायोस्फीयर। डायरेक्टली बात करते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है ऑन विच वी लिव, इट इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन द ऑर्गेनिजम्स। तो बड़ी सिंपल सी बात है, लिथोस्फीयर में हमें क्या देखने को मिलता है, अर्थ क्रस्ट में आने वाले जो भी आपके रॉक्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और जो आपकी मिट्टी की लेयर्स होती हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं। और मिट्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि अगर आज की डेट में मान लीजिए सॉइल ना होता तो क्या हम लोग एग्रीकल्चर कर पाते, क्या हमें जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है क्या वो मिल पाते। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर, क्योंकि लिथोस्फीयर के ही अंदर आता है आपका अर्थ क्रस्ट और इसी के अंदर आपका आता है सॉइल। देर आर 2 मेन डिविजन्स। अगर हम लिथोस्फीयर को तोड़ना चाहें तो हम लोग इसको 2 मेन डिविजन्स में तोड़ सकते हैं। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड एज द ओशन बेसिन्स। हालांकि हम लोग ओशन बेसिन्स को वैसे तो हाइड्रोस्फीयर में कवर करेंगे, लेकिन हाँ लिथोस्फीयर में बात करते हैं तो बेसिकली जो लार्ज लैंड मासेज आते हैं जिनको कि हम लोग कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, उनके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। इस डायग्राम को लेकर अभी आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिकॉज ये जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे आने वाली एनसीईआरटीज़ में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, देन ऑस्ट्रेलिया है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें बेसिकली आपकी लार्ज लैंड मासेस है। ये भी आपका बहुत बड़ा लैंड मास है जो कि कंप्लीटली बर्फ़ से ढका हुआ है, दैट इज़ नोन एज अंटार्कटिका।
सो कॉन्टिनेंट्स हैं, कुल मिला के आपको मालूम होगा कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं और सभी के सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे देखिए कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में इतना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है ये वाला वाटर बॉडी, विच इज़ ये आपका एक तरीके से एस शेप का वाटर बॉडी है अटलांटिक ओशन। यहाँ पे आप देखिए इतना बड़ा ये वाला जो एरिया है ये क्या चीज़ है, ये दोस्तों इंडियन ओशन है। उसके बाद ये वाला जो यहाँ पर आप एरिया देख सकते हैं और ये वाला जो आप यहाँ पर एरिया देख पा रहे हैं ये दोस्तों आपका पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है। तो सारे के सारे जो भी यहाँ पे आपके बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं वो महासागरों के द्वारा यहाँ पे अलग किए गए हैं। दीज आर ओशंस जो कि यहाँ पर इन कॉन्टिनेंट्स को अलग करती हैं। कॉन्टिनेंट्स के नाम जान लेते हैं, बहुत ही बेसिक बातें हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को भी आज जान लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। मैं आर मार्क करता जाऊंगा, जहां पे मैं आर लिख रहा हूं उस पॉइंट को आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स। दोस्तों ये सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है कि एशिया और यूरोप जो है वो आपस में किस तरीके से सेपरेट होते हैं। सो यूराल माउंटेन्स इनको सेपरेट करते हैं। यहाँ पर ये वाला डायग्राम देखिए, कैन यू सी दिस, दिस इज योर यूराल माउंटेन्स। तो ये वाला जो एरिया है इधर एशिया है और इधर यूरोप है। इस तरीके से यूराल माउंटेन्स इसको सेपरेट करते हैं। अगर हम एशिया और यूरोप को कंबाइन कर दें, क्योंकि अगर आप देखेंगे दोनों को कंबाइन करेंगे तो बहुत ही बड़ा लैंडमास बनकर आता है। इतना बड़ा लैंडमास जो ये बनकर आता है एशिया और यूरोप का, दोस्तों इसको कभी कभार यूरेशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? यूरेशिया भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिए। बड़ा सिंपल तरीके से इस वर्ड का जन्म हुआ है। यूरोप और एशिया को कंबाइन कर देंगे तो यूरोप से लिया यूर, एशिया से लिया एशिया, यूरेशिया, इस तरीके से इसका नाम बन जाता है। इसके बाद बात करें यूरोप में, तो यूरोप में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। इसमें कुछ भी ऐसा मेजर नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरोप जो है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यूरोप जो है, देखिए इधर वाटर बॉडी है, इधर वाटर बॉडी है, इधर वाटर बॉडी है। इस तरफ आपका जो है वो एशिया आपको लैंड मास देखने को मिलता है। बट आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अगर आप देखेंगे एशिया के केस में यहाँ वाटर बॉडी है, यहाँ वाटर बॉडी है, यहाँ वाटर बॉडी है। ऑस्ट्रेलिया के केस में आपको चारों तरफ वाटर बॉडी देखने को मिल रही है। अफ्रीका में चारों तरफ देखने को मिल रही है। साउथ अमेरिका में भी आपको चारों तरफ देखने को मिल रही है। नॉर्थ अमेरिका में भी आपको चारों तरफ देखने को मिल रही है। यूरोप और एशिया में आपको 3 तरफ ही वाटर बॉडीज देखने को मिलती हैं, बिकॉज एक बाउंड्री जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो इसीलिए इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स। अफ्रीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एशिया लार्जेस्ट था, अफ्रीका साथियों सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है आफ्टर एशिया। इक्वेटर जो है वो अफ्रीका को ऑलमोस्ट आधे में काटता है। इट इज़ दी ओनली कॉन्टिनेंट जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास कर जाते हैं। हमने बात करी थी, अगर बात करते हैं भूमध्य रेखा की, कर्क रेखा की और मकर रेखा की, तो तीनों की तीनों जो रेखाएं हैं वो आपको इसके थ्रू जाती हुई देखने को मिल जाती हैं। ये आपका जो है यहाँ कहीं पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद आपको यहाँ कहीं पे इक्वेटर देखने को मिलता है और थोड़ा और नीचे आएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी देखने को मिल रहा है। दिस इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जिसमें कि हमें तीनों के तीनों जो रेखाएं हैं वो पास करती हुई देखने को मिल जाती हैं। इस पॉइंट का भी ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई सारे एग्जामिनेशंस में इसको पूछा जा चुका है। अगर बात करें दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, दैट इज़ द सहारा डेजर्ट, वो भी आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। ये भी आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेल नोन फैक्ट, ये भी ध्यान रखना है। और जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट की बात कर रहा हूँ, लार्जेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सबसे लंबी नदी की बात करूँ तो वो भी आपको जो है अफ्रीका में ही देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका तीसरे नंबर पर आपका आता है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका। थर्ड नंबर का कॉन्टिनेंट आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. Isthmus क्या होता है? जब दो कॉन्टिनेंट्स को या फिर दो कॉन्टिनेंट्स नहीं, जब दो लैंड मासेस को एक छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइन करवाता है तो उसको इस्थमस कहा जाता है। यहाँ पर इसको थोड़ा देखिए, जूम इन करके दिखाता हूँ। कैन यू सी दिस ओवर हियर? ये देखिए यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल छोटा सा आता है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया आता है। ये छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि इसको और इसको ज्वाइन करवाने में हेल्प करवा रहा है। इस स्ट्रिप ऑफ लैंड को कहा जा रहा है इस्थमस, और इस पर्टिकुलर इस्थमस का नाम है इस्थमस ऑफ पैनामा।
अगर बात करें साउथ अमेरिका की तो नॉर्थ अमेरिका के नीचे आता है। इसमें दोस्तों एंडीज जो कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, मैंने हाईएस्ट नहीं कहा, मैंने लार्जेस्ट नहीं कहा, मैंने लॉन्गेस्ट कहा है। लॉन्गेस्ट का मतलब बड़ा साफ है क्योंकि एंडीज जो है वो असल में ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू हो जाती है और यहाँ तक चलती रहती है, बहुत नीचे तक एंडीज चलती रहती है। एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट नदी भी है, दैट इज अमेजॉन। इसको भी ध्यान रखिए, एंडीज वाले पॉइंट को और अमेजॉन वाले पॉइंट को भी यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। अंडरस्टूड गाइस? तो ये कहानी है। देखिए, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, वो अफ्रीका में है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट नदी अमेजॉन में है, जो कि अमेजॉन है, जो कि साउथ अमेरिका में है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट तो बाय लेंथ है, लार्जेस्ट दोस्तों बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, जो कि आपको सबसे बड़ी नदी साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाती है। कुछ तथ्यों से डायरेक्ट सवाल आते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए इन बातों का। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ऑल ओशंस एंड सीज। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा हर तरफ जो है आपको केवल और केवल पानी ही देखने को मिलता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कभी कभार जो है हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये साइज में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट माना जाता है और कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। बिकॉज अगर आप कोई भी और कॉन्टिनेंट देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऐसा है जो कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में आपको देखने को मिल जाता है। अंटार्कटिका की बात करें, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन रखते हैं कि अंटार्कटिका सबसे छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया है। अंटार्कटिका भी आपका कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अंटार्कटिका आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, कंप्लीटली लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। इंडिया हैज रिसर्च स्टेशंस नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री देयर। तो ये वाले जो स्टेशन हैं, ये रिसर्च स्टेशन हैं जो कि इंडिया के द्वारा वहाँ पे लाए गए हैं, जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है ना? ये परमानेंटली कवर्ड रहता है आइस शीट से, मतलब इसमें आपको हमेशा ही बर्फ़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे कई सारे देशों ने अपने रिसर्च स्टेशंस बनाए हुए हैं। इंडिया ने भी वहाँ बनाए हुए हैं, जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये वाली फोटो भी आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी की फोटो है। हालांकि इस तरह की फोटोज़ का इस्तेमाल, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एग्जामिनेशन में ना करें। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मार्क्स कटने की संभावना हो सकती है। ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका है, इस तरीके से साउथ अमेरिका है, इस तरीके से अफ्रीका है, इस तरीके से यूरोप है, इस तरीके से एशिया है, नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया है और इस तरीके से आपको अंटार्कटिका है। बट ये डायग्राम प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा, ये केवल मैंने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज एनसीईआरटी में भी इसका वर्णन किया गया है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हैं, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं। सभी कॉन्टिनेंट को लेके कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो कि आपको याद होने ही होने चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि इस्थमस क्या होता है। ध्यान रखिए, इस तरह के सवाल बहुत बार आ चुके हैं साथियों। इस्थमस जो है, इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। तो यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा इस्थमस है, ये दोनों लैंड मासेस को ज्वाइन करवा रहा है। यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में, अगर आपने ये वाला मैप देखा होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ स्ट्रेट। अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। तो देखिए, यहाँ पर क्या है ना, दो बड़ी वाटर बॉडीज हैं, इधर एक वाटर बॉडी है, इधर एक वाटर बॉडी है। ये बीच में छोटी सी वाटर बॉडी दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, इसको स्ट्रेट कहा जाता है। और जब एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दो लैंड मासेस को ज्वाइन करवाती है दोस्तों, इसको इस्थमस कहा जाता है। तो लैंड को ज्वाइन करवाने वाली लैंड इस्थमस, पानी को ज्वाइन करवाने वाला पानी, इसको स्ट्रेट कहा जाता है। ये इन बातों का प्लीज ध्यान रखिएगा। अगले स्फीयर की बात करें, लिथोस्फीयर की बात कर चुके हैं, हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बोला था कि धरती को साथियों ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज पूरे सोलर सिस्टम में केवल आपका धरती ही है जहां पर आपको इतना ज़्यादा भारी मात्रा में पानी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ सस्टेन हो पा रही है। एंड दैट इज़ वाई इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। 71% से भी ज़्यादा जो आपकी धरती है, दैट इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज़ कवर्ड विद लैंड। अगर आप बाहर अंतरिक्ष में जाकर के धरती को देखेंगे तो आपको ये देखने में ऑलमोस्ट नीले रंग की ही देखने को मिलेगी। रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फेयर। जो भी आपका जहाँ पर भी पानी है, बस अंदाज़ा लगा लीजिए, भले वो आपके ओशंस हैं, महासागर हैं, भले वो आपकी नदियाँ हैं, भले वो लेक्स हैं, आइस जो कि ग्लेशियर्स में आपको देखने को मिलती है, इवन जो आपका भूजल है यानी कि अंडरग्राउंड वाटर है, इवन जो आपका वाटर वेपर है जो कि वाष्पीकरण की मदद से हवा में आया है एटमॉस्फेयर में, वो सारा का सारा जहां पर भी पानी है वो धरती के हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा दोस्तों माना जाएगा।
मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशंस एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। ये वाला सवाल दोस्तों 2013 में यूपीएससी ने पूछा था। हालांकि इतना आसान नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हाइड्रोस्फीयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको लेके यूपीएससी पिछले 7-8 ईयर्स में 2 बार सवाल पूछ चुकी है। 2013 का पेपर आप जाकर के देख सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम इसका सवाल पूछा गया था 2021 में, यानी कि पिछले साल भी इसको लेकर सवाल पूछा जा चुका है हाइड्रोस्फीयर की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। अब देखिए, अगर मान लीजिए धरती के ऊपर 100% पानी है तो 97% जो पानी है वो आपको केवल और केवल ओशन में देखने को मिलता है, बचा हुआ पानी। और ओशन वाला पानी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी, बहुत खारा होता है। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। इसीलिए हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं जल संकट के बारे में, वाटर क्राइसिस के बारे में, कि अगर हम लोग इसका व्यर्थ इस्तेमाल करेंगे तो जो पीने वाला पानी है, जो सही वाला पानी है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा, फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा। क्योंकि फ्रेश वाटर की जो मात्रा है वो असल में सबसे कम है अगर आप सभी तरह के पानी को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ओशंस की बात करें, जो कि सबसे मेजर पार्ट है यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर का, उनके बारे में वन बाय वन करके बात कर लेते हैं। दे आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ऑब्वियसली बात है, देखिए यहाँ पर ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक ओशन सदर्न ओशन से, पैसिफिक ओशन सदर्न ओशन से, अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन से, इंडियन ओशन सदर्न ओशन से, इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन से, इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन ओशन यहाँ पे अटलांटिक ओशन में जा रही है, अटलांटिक ओशन आर्कटिक ओशन में जा रहा है। ऐसा नहीं कि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सभी आपस में इंटरकनेक्टेड आपको ज़रूर देखने को मिल जाती हैं। सो ये आपकी ओशंस हैं, ठीक है, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ओशंस में आपको अलग अलग तरह की मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। एक होती हैं वेव्स, एक होते हैं टाइड्स, एक होते हैं ओशन करंट्स। जब मान लीजिए आप कभी बीच पे जाते हैं, अगर आप कभी बीच पे रात को जाते हैं और जो थोड़ी थोड़ी जो लहरें आ रही होती हैं दोस्तों, उनको वेव्स कहा जाता है। टाइड्स दिन के पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं, जिस टाइम पे आपको कभी लो टाइड्स कभी हाई टाइड्स देखने को मिलते हैं। ओशन करंट्स जो हैं वो ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं और ये सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सेपरेट क्लासेस करेंगे। वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, ओशन करंट्स क्या होते हैं। फिलहाल जो हमारा फोकस है वो केवल और केवल रहने वाला है ओशंस इन जनरल के बारे में, ठीक है। लेकिन ये सभी मूवमेंट्स अलग अलग हैं, ध्यान रखिए। जो आप रात को जाते हैं या कभी भी अगर आप सुबह जाते हैं, कभी बीच पे कभी टहलने जाते हैं या घूमने जाते हैं, जो उस टाइम पे जो छोटी छोटी वेव्स इस तरीके से आके वापस जा रही होती हैं दोस्तों, वो वेव्स होती हैं, वो टाइड्स नहीं होते, वो ओशन करंट्स नहीं होते। ये काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है। अगर बात करें दुनिया भर में, यानी कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर मिलने वाले जो 5 प्रमुख ओशंस हैं, उनमें पैसिफिक प्रशांत महासागर, अटलांटिक, इसको अटलांटिक ही कहते हैं हिंदी में भी, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, सदर्न ओशन यानी कि दक्षिणी महासागर, और आर्कटिक ओशन यानी कि आर्कटिक महासागर, ये इनके साइज में ही बताए गए हैं। यानी कि नंबर 1 पे पैसिफिक आता है, नंबर 2 पे अटलांटिक आता है, नंबर 3 पे दोस्तों इंडियन आता है, नंबर 4 पे सदर्न आता है, नंबर 5 पे दोस्तों आर्कटिक आता है। इनके बारे में भी कुछ प्रमुख बातों को जान लीजिए। इनको लेकर भी सीधे सीधे सवाल यूपीएससी कई बार पूछ चुका है और दोबारा भी पूछ सकता है। बल्कि मैं कहूँगा कि ओशनोग्राफी को लेकर, जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ज्योग्राफी में, यूपीएससी की जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसका फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। साथियों, बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन, ये वाला फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। इसमें दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। आपको बता दूं, इतनी ऊंचाई पर धरती से माउंट एवरेस्ट नहीं है जितनी गहराई में धरती से मेरियाना का ट्रेंच है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो डेप्थ है, वो 11,000 मीटर से भी ज़्यादा है। आज दिन तक इंसान मेरियाना ट्रेंच को प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाया, बिकॉज हमारे पास ऐसी तकनीकें नहीं हैं कि हम लोग ओशन के इतना नीचे तक जा सकें और समझ सकें कि एग्जैक्टली इस ट्रेंच में क्या एग्जिस्ट करता है। और अगर हम देखेंगे जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि धरती के ऊपर है, तो ये अगर मान लीजिए धरती का सरफेस है, तो माउंट एवरेस्ट अगर इस तरीके से है, तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,000 मीटर के आसपास है। लेकिन जो मेरियाना ट्रेंच की डेप्थ है दोस्तों, ये 11,000 मीटर से ज़्यादा है। सो द डेप्थ ऑफ मेरियाना ट्रेंच इज हायर, is much more as compared to the height of the Mount Everest. Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North and South America surround it. ये तो आप देख सकते हैं, बड़ा ही नॉर्मल है। ये आप कोई भी डायग्राम देखेंगे आपको समझ आएगा कि देखिए इसके साइड में यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका है, इधर आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है।
अटलांटिक ओशन की बात करें, मैंने आपको दिखाया कि अटलांटिक ओशन जो है वो एस शेप्ड मानी जाती है। ये देखिए अटलांटिक ओशन इस तरीके से एस शेप्ड मानी जाती है। कैन यू सी द लेटर एस? दोस्तों ये आपका लेटर एस बन गया, तो ये एस शेप्ड ओशन मानी जाती है, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन, ये भी बात का ध्यान रखिए। ये लार्जेस्ट कैसे डिसाइड हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिसाइड हो रहा है। इट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर और एरिया से भी डिसाइड हो रहा है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। कोस्टलाइन ऑफ इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इसकी कोस्टलाइन है, जो इसका तट है, इट इज़ हाईली इंडेंटेड। इट इज़ हाईली इंडेंटेड ओवर हेयर। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। देखिए आपको उदाहरण दिखाता हूँ, ये एग्जाम्पल है। ये जो पार्ट है ना, ये जो यहाँ पे पार्ट दिखाया जा रहा है, ये असल में ये वाला पार्ट है। ये असल में ये वाला पार्ट है जिसको कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपको जूम इन करके दिखाया जा रहा है। कैन यू सी कितनी इंडेंटेशंस हैं कोस्ट में? दोस्तों जितनी इंडेंटेशंस होती हैं ना, उतना ज़्यादा इसको इंडेंटेशंस कहा जाता है। इंडेंटेशंस किसको, फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बीच में जा रहा है, 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 यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। ये सब इंडेंटेशंस हैं। ये देखने में छोटी लग रही हैं, लेकिन ये इतना अच्छा पार्ट प्ले करती हैं अगर आपको यहाँ पर जो है पोर्ट्स बनाने हैं, हार्बर्स बनाने हैं। अगर आपकी कोस्ट लाइन फ्लैट होगी, प्लेन होगी, अगर आपकी कोस्ट लाइन बिल्कुल प्लेन होगी, इस तरीके से होगी, आप यहाँ पे पोर्ट नहीं बना पाएंगे। प्रॉब्लम हो जाएगी, शिप्स को यहाँ पे आप डॉक नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा इरेगुलर, बहुत ज़्यादा इंडेंटेड है। इसीलिए आपको आइडियल लोकेशन मिल जाती है नेचुरल हार्बर्स की और पोर्ट्स की। अगर बात करते हैं इंडियन ओशन की, ये इकलौता ऐसा महासागर है जो कि किसी देश के नाम पे बना हुआ है, किसी देश के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है दोस्तों, दैट इज़ हमारा प्यारा भारत। शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, मैंने आपको बताया था इसकी शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, इस तरीके से बन जाती है, ठीक है, आपके सामने है, ठीक है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। सदर्न ओशन की बात करें तो यहाँ पे दो बच जाती हैं, एक आपकी आर्कटिक ओशन है, एक आपकी सदर्न ओशन है। अब देखिए सदर्न ओशन जो है ये पूरी फैली हुई है, इस तरीके से पूरा नीचे तक फैला हुआ है। लेकिन सदर्न ओशन की खास बात क्या है ना, अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री साउथ है, सदर्न ओशन ऑलमोस्ट 60 डिग्री साउथ तक आपको देखने को मिलती है। मतलब कि इसका एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली। Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degree south latitude. Arctic Ocean within the Arctic Circle देखने को मिलती है, surrounds the North Pole। और सबसे important बात, Arctic Ocean और Pacific Ocean जो आपस में connected हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा, ये दिखेगा आपको, ये छोटा सा ग्रीन कलर देख रहे हैं आप, ये उधर से रशिया का है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको दोस्तों बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as the Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. तो यहाँ पे देखिए बाउंडेशन कैसे है, यहाँ पर ये आपका नदरन कोस्ट ऑफ, क्या बोला इन्होंने, नदरन कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो ये आपका यूरेशिया पूरा का पूरा, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका। तो इट इज़ बाउंड बाय दीज टू। समझ गए बात? अगर आप एक बार भी इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें बिल्कुल भी तकलीफ आएगी। दे आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स। बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी बातें आपके साथ करी गई हैं। ये बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स को ध्यान रखिएगा, आगे जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आने वाली हैं। तीसरा और आखिरी स्फीयर की अगर बात करते हैं तो नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। अगेन डोंट वरी, मैं क्लास 7th में जाकर के एटमॉस्फेयर के बारे में, क्लास 7th में जाकर के लिथोस्फेयर के बारे में, और क्लास 7th में ही जाकर के हाइड्रोस्फेयर के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर केवल ब्रीफली बात करने वाले हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जहाँ पर आप देखिए कि आपके ऊपर पूरा का पूरा, जब आप खड़े होते हैं नीचे ज़मीन पे जाकर के, आपके ऊपर पूरा आसमान है। तो ये आसमान क्या है? ये एटमॉस्फेयर है। लेकिन इस एटमॉस्फेयर में भी अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ नियरली 1600 किलोमीटर्स। कोई छोटी मोटी बात नहीं, एटमॉस्फेयर जो है वो 1600 किलोमीटर तक जाता है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर हमारे लिए रेलेवेंट है, यानी कि ये बारिश का आना, ये धूप का आना, या फिर छोटे मोटे जो डिज़ास्टर्स आते हैं, या फिर कभी कोई तूफान आना, वॉट एवर इट इज़, ये 1600 किलोमीटर तक इतना वैलिड नहीं होता। ये तो केवल एटमॉस्फेयर की जो पहली लेयर है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, केवल इतना वैलिड होता है। हाँ, कुछ हद तक हमारे लिए स्ट्रैटोस्फेयर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रैटोस्फेयर में हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पे ट्रैवल करती हैं, जो भी हमारी पैसेंजर फ्लाइट्स भी होती हैं वो भी स्ट्रैटोस्फेयर में ही ट्रैवल करती हैं। इसीलिए हमारे लिए स्ट्रैटोस्फेयर थोड़ा रेलिवेंट बन जाता है। लेकिन उसके अलावा बाकी का जो एटमॉस्फेयर है वो इंसान के लिए कुछ बहुत महत्वता नहीं रखता है।
इसको हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्राटोस्फेयर, द मीजोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। तो ये अलग अलग लेयर्स जो हैं ट्रोपो, स्ट्राटो, मीजो, थर्मो, एक्सोस्फेयर मानी जाती हैं। डोंट वरी, बात करूंगा आगे जा करके। यहाँ पे देखिए आपके सामने है जो ट्रोपोस्फेयर है ये 25 किलोमीटर तक जा रही है। उसके बाद आपको स्ट्राटोस्फेयर है ये 85 किलोमीटर। उसके बाद आपका मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन उसके बाद एक्सोस्फेयर है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में आगे आने वाली क्लासेस में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये दिखाया हुआ है कि ट्रोपोस्फेयर में जो भी चीज़ें हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही हो रही हैं, लेकिन जो आपकी फ्लाइट्स हैं ये आपको स्ट्राटोस्फेयर में देखने को मिलती हैं, और जो आपके सैटेलाइट्स हैं ये आपको एक्सोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। हमारे लिए क्या रेलेवेंट है फिलहाल जानना बेसिक्स में, वो है एयर का कॉम्पोजिशन। दोस्तों जो एयर का कॉम्पोजिशन है उसका ध्यान रखिए। नाइट्रोजन फाइंड्स 78%, 21% के आसपास आपको ऑक्सीजन देखने को मिलती है, और बचा हुआ 1%, तो ये दोनों मिला के 99 हुआ। बचा हुआ 1% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, अदर गैसेज। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन विच मेक अप 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर्स कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब बात करेंगे कि 1% में एग्जैक्टली किसका जो कवरेज, किसका जो कॉम्पोजिशन है वो एग्जैक्टली कितना देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको एटमॉस्फेयर में जाननी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि सबसे लोएस्ट जब आप जाएंगे धरती पर, ये धरती का सरफेस है, ये पानी का सतह है, यानी कि धरती का सरफेस है। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। दोस्तों एल्टीट्यूड के हिसाब से डेंसिटी वेरी करती है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कभी किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पर जो है सांस लेने में थोड़ी तकलीफ आती है। यंगस्टर्स को उतना महसूस नहीं होता, लेकिन जो लोग थोड़े एल्डरली होते हैं, थोड़े वरिष्ठ होते हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से महसूस कर पाते हैं कि हाँ सांस लेने में तकलीफ आ रही है। ये जो चीज़ है ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्यों वेरी करती है? बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स डेंसिटी को डिसाइड करते हैं। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी आर गोइंग अपवर्ड्स। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज एक्सपीरियंस लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। डोंट वरी, अगेन विंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे अगली क्लास में, अगले क्लास 7 की एनसीईआरटी में। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या होता है अगर आप देखेंगे तो बड़ा सिंपल सा बात है। ये आपका एयर का कॉलम है। दोस्तों एयर जो है वो सबसे ज़्यादा आपको सबसे निचले कॉलम में देखने को मिल रही है, उसके ऊपर वाले कॉलम में थोड़ी कम, उसके ऊपर वाले कॉलम में थोड़ी और कम देखने को मिल रही है। जो आपको यहाँ पे एयर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है साथियों, यहाँ पे एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए एटमॉस्फेरिक डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि सरफेस के नज़दीक डेंसिटी ज़्यादा होती है और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपकी डेंसिटी कम होती जाती है। इसके इम्पैक्ट्स और इसके क्या क्या मायने हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उनको हम लोग डिटेल में समझेंगे जब बात करेंगे विंड्स के बारे में, बात करेंगे साइक्लोन्स के बारे में, तब आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आने लग जाएंगी। अब हमने तीनों स्फीयर्स को पढ़ लिया है। अब तीनों स्फीयर्स को पढ़ने के बाद बात कर लेते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बड़ा सिंपल सा बात है, अगर एटमॉस्फेयर होगा, अगर हाइड्रोस्फीयर होगा, अगर लिथोस्फीयर होगा, तभी जाकर के बायोस्फीयर एग्जिस्ट करेगा। इसमें बड़ा सिंपल डायग्राम बल्कि मैं आपके लिए ड्रॉ करना चाहूँगा। आप इस डायग्राम को अपने एग्जामिनेशन में ड्रॉ कर सकते हैं। ये डायग्राम आपने ड्रॉ किए होंगे वीन डायग्राम्स। दोस्तों इस तरीके से वीन डायग्राम्स को ड्रॉ कीजिए। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पर जो ये वाला कॉमन पार्ट है जहाँ पर तीनों मिलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं बायोस्फीयर। इट इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड द एयर। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। इसी जोन में लाइफ एग्जिस्ट करेगी। अंदाज़ा लगाइए, मान लीजिए आज हवा नहीं है, तो क्या आप एग्जिस्ट कर पाएंगे? क्या यहाँ पे पेड़ पौधे, क्या पंछी, क्या जानवर एग्जिस्ट कर पाएंगे? अंदाज़ा लगाइए कि पानी नहीं है, तो क्या आप एग्जिस्ट कर पाएंगे? अंदाज़ा लगाइए कि धरती की सतह नहीं है, लिथोस्फीयर नहीं है, तो क्या आप एग्जिस्ट कर पाएंगे? तीनों चीज़ों का होना बहुत ही अनिवार्य है। तीनों में से एक भी अगर मिसिंग हो गया तो वहाँ पर आके आपका बायोस्फीयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। Thus, it is evident that these three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other, and that is why हमें इसी की इंट्रैक्शन से बायोस्फीयर देखने को मिलता है। ये देखिए आपके सामने एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये देखिए दोस्तों, एटमॉस्फेयर में आपको ये बादल, ये बारिश, ये सब देखने को मिल रहा है। लिथोस्फेयर में आपको ये पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। हाइड्रोस्फेयर में आपको पानी देखने को मिल रहा है। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें हैं वहीं पर आपको ये देखिए सेटलमेंट्स देखने को मिल रही हैं, पेड़ पौधे, जानवर। उसके बाद आपको यहाँ पर, हाँ इस फोटो में पंछी आई थिंक मिसिंग है, तो हाँ आई थिंक यू गेट दी आइडिया। नहीं, ये रहे पंछी, तो ये रहे पंछी। तो आपको हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तभी जा कर के
एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर कुछ भी मिसिंग होगा तो आपको यहाँ पे बायोस्फीयर देखने को नहीं मिलने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर दोस्तों? क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए इसी के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त, लेकिन बताना चाहूँगा कि इसी क्लास के आधार पर जो प्रैक्टिस MCQ क्लास है उसमें आकर के हिस्सा ले सकते हैं। ये आपकी होने वाली है टेक्स्ट बुक ऐप पे। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।